अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली टूर अपने प्रोग्राम असद टूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपको लेके आ रहे हैं दूसरी शख्सियत, वो है माजिद निज़ामी। आपको कम टीवी पर नजर आते होंगे, लेकिन मेरी जाती राय में और आप जो लोग मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को फॉलो करते हैं, उनसे रिलेटेड खबरों को देखते हैं, उनसे मुतल्लिक मालूमात जानना चाहते हैं, उनके लिए माजिद निज़ामी पाकिस्तान में सबसे मुस्तनिद नाम है। जो फौजी जो हमारे अफसरान जिनकी तरक्की होती है, उनके खानदानी पस मंजर से लेके, उनके पेशावराना पस मंजर से लेके, फौज में वो क्या क्या उहदों पर रहे हैं, किस किस अफसर के करीब हैं, किसकी क्या फिनिशर, मतलब ही समथिंग लाइक के पाकिस्तानी अगर मिलिट्री का कोई इंसाइक्लोपीडिया है, चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया है, किताब की शक्ल में अगर नहीं भी मौजूद, चलता फिरता मौजूद है, तो माजिद निज़ामी है। माजिद निज़ामी के साथ आज हम बात करेंगे, और जो बात हम करेंगे वो अब क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कह दिया है कि वो एक और तोसी नहीं लेंगे अपनी मुद्दत मुलाजमत में, तो फिर उसके बाद जो अब सीनियर तरीन जनरल्स जो इस वक्त जब नवंबर आएगा, नवंबर 2022, उस वक्त जो रेस में होंगे आर्मी चीफ की, वो कौन से लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे, उनका क्या बैकग्राउंड है, यानी कि उनका पेशावराना बैकग्राउंड भी क्या है, खानदानी बैकग्राउंड भी क्या है, इलाकाई उनका बैकग्राउंड क्या है, और हम ये भी इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि अब जो एक मुल्क में एक मजमूई तौर पे एक तासुर पाया जा रहा है कि शायद ये जो सारी अपोजिशन गैंग अप हुई थी, इसमें एक बहुत ज्यादा एक ये भी तासुर था कि शायद ये लेफ्टिनेंट फैज हमीद के जो चांसेस हैं, जो कि साबिक वज़ीर इमरान खान के बहुत पसंदीदा लेफ्टिनेंट जनरल हैं, क्या ये उनके जो आर्मी चीफ बनने के चांसेस हैं उनको रोकने के लिए मुतहरिक हुए हैं। तो अब जबकि ये उस वक्त की जो अपोजिशन अब जो इक़्तिदार में आ गई है, तो क्या अभी भी कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद अभी भी आर्मी चीफ की रेस का हिस्सा है या नहीं है, ये भी हम बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू करेंगे, और ये बड़ी इंकशाफात से मालूमात से भरपूर गुफ्तगू होगी। तो हम माजिद, शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप आज हमें बताएंगे कि कौन से यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं कि कौन से जो जनरल्स होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6 जनरल्स होंगे जो आर्मी चीफ की रेस में होंगे इस वक्त। आपने थ्रेड भी ट्विटर पे ट्वीट किया था, तो जरा जो व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दें कि कौन से वो 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने खासी तारीफ की है जिसका मैं काबिल नहीं हूँ। कोशिश करता हूँ कि कुछ चीज़ों को सीखने की तरफ बढ़ा जाए। पहली तो बात यह है कि ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है, मेरा ख्याल है इसे हमें बतौर मुआशरा और इदारों के दरमियान इसको नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की जाती है, लोग अपनी ख्वाहिशात और तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। कभी आर्मी चीफ को कहा जाता है कि वो बाप की तरह होता है, फिर जब नाराज़गी हो जाती है तो फिर बात दूसरी तरफ निकल जाती है। फिर वो तो मेरा सहूलतकार हो ख्याल है जाता है कि अमेरिका इसको का। फिर इसको मेरा ये ख्याल है कि हमें इसको एक नॉर्मलाइज वे में इसको डील करना चाहिए, और इस तरह के कोई बुलंदो-बांग दावे नहीं करने चाहिए जिसके बाद में हमें उन दावों से हटते हुए कोई परेशानी का सामना हो। जहाँ तक बात है नवंबर 2022 की, सो अभी कुछ जनरल्स हैं जो सितंबर में रिटायर होंगे। उसके बाद जो सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, उसके अंदर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा नंबर 1 पे होंगे। फिर उसके बाद जनरल अजहर अब्बास हैं, वो नंबर 2 पे होंगे। जनरल नोमान राजा हैं, वो नंबर 3 पे होंगे। इसके साथ-साथ जनरल फैज हमीद नंबर 4 पे होंगे, और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर वो नंबर 5 पे होंगे, और नंबर 6 पे जनरल चिराग हैदर बलोच हैं, ये होंगे। तो अभी पहले अगर आप कहते हैं तो इनका थोड़ा-सा प्रोफाइल हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो बिल्कुल, हम बिल्कुल इनका प्रोफाइल ही सबसे पहले डिस्कस करते हैं, और हम इसी सीनियरिटी लिस्ट के लिहाज से नंबर वाइज हम डिस्कस कर लेते हैं इनका प्रोफाइल। तो अब पहले जो सबसे सीनियर उस वक्त लिस्ट में होंगे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, जो कि इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी भी हैं। जरा इनका आप बताएं, इनका खानदानी पस मंजर, इनका पेशावराना बैकग्राउंड, और किस तरह की इनकी एक परसेप्शन क्या है इदारे के अंदर भी और बाहर जी, भी। ये इस वक्त चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं। उससे पहले इस वक्त ये कोर कमांडर पिंडी हैं, उससे पहले ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रह चुके हैं।
और ये 2 अहम तरीन पोस्टिंग्स इन्होंने पाक आर्मी में की हैं। इसके अलावा ये एज ए लेफ्टिनेंट जनरल कुछ अरसे के लिए वाइस चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी रहे हैं। वो चूंकि एक ट्रांजिशनल पीरियड था तो उसके अंदर उन्हें ये ओहदा दिया गया था। उससे पहले ये डीजीएमओ के तौर पे इनका नाम सामने आया था और ये वॉर ऑन टेरर के दौरान डेरा इस्माइल खान में एक डिवीजन की कमांड भी कर चुके हैं। सो इनका ताल्लुक चकवाल से है और चूंकि चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी जिला के बारे में ये कहा जाता है कि जो अक्सरियत है अफसरान और नौजवानों की वो इन जिलों से होती है, तो ये चकवाल से हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जनरल अजहर अब्बास हैं। मैं सॉरी एक छोटा सा क्वेश्चन कर लूं, इनकी वैसे ओवरऑल इनको क्या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के करीब समझा जाता है, कैसे हैं? अगर इनकी हम सोचें कि इनकी जो अगर जो आप कह लें कि राय पेशा वराना और अगर कोई सियासत के बारे में भी है, वो भी कोई ऐसी है या ये वैसे तो सब देखिए इस हवाले से सोल्जर ही होते हैं, लेकिन ये ये बात तो कैसे हैं? हमें देखने की जरूरत है कि आर्मी में अहम तरीन ओहदों पे जो लोग तैनात होते हैं उन्हें बहरहाल अपने बॉस का एतमाद हासिल होता है। और अगर आप कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो कंपोजिशन है उसको देखें तो जो लोग उसके अंदर शामिल होते हैं उनका एक अलग मुकाम होता है और जो लोग दूसरी जिम्मेदारियों पे होते हैं, जिस तरह वाह में या ज्वाइंट स्टाफ पे या इस तरह की दूसरी चीजों में, तो उनके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो बॉस के करीब हैं या उनके ऊपर बॉस का एतमाद दूसरों से निस्बतन ज्यादा है। सो इनकी जो पोस्टिंग्स हैं उसमें डीजीएमओ की जो पोस्ट है, उसके बाद कोर कमांडर पिंडी की जो पोस्ट है और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की, तो ये अहम तरीन तकर्रियां हैं और इसके बारे में किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि ये उनके करीब तरीन लोगों में से हैं। और वैसे काबिलियत के लिहाज से अपनी जो मुल्क के जो दाखिली अमूर होते हैं उन पर सोच के हवाले से ये कैसी वो रखते हैं अपनी? देखिए उस हवाले से तो आम तौर पे जो मौज़ूआत या सेंटेंसेस ज़ेर बहस आते हैं उनमें तो यही कहा जाता है कि एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं और कमांड एंड स्टाफ का उन्हें एक मुकम्मल तजुर्बा हासिल है। और मेरा ख्याल है कि हमें चूंकि अभी काफी टाइम है आर्मी चीफ की तकर्री में, सो हमें इस बहस को मजीद फैलाना नहीं चाहिए और इसको जरा थोड़ा सा महदूद रख के चलना चाहिए। चलो ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल है, दूसरे नंबर पे सीनियरिटी में लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जो इस वक्त सीडीएस हैं, उनके बारे में आप जरा बताएंगे कि वो कैसे हैं, क्या उनका? अगेन ये इससे पहले कोर कमांडर पिंडी रह चुके हैं और उससे पहले डीजी ज्वाइंट स्टाफ रह चुके हैं, जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नीचे नंबर 2 का ओहदा होता है। वो भी एक अहम तरीन ओहदा है और इसमें एक अहम जो पॉइंट है वो ये है कि जनरल राहील शरीफ के साथ एज ए मिलिट्री सेक्रेटरी काम कर चुके हैं और उस जमाने के अंदर चूंकि ये मिलिट्री सेक्रेटरी खासा करीब होता है और वो डे टू डे अफेयर्स के अंदर काफी मामलात में शरीक होता है और उसको इल्म होता है। सो इनके बारे में भी ये कहा जा सकता है कि 2 चीफ्स के करीब ये रह चुके हैं। उससे पहले मरी की जो डिवीजन है उसको इन्होंने कमांड किया हुआ है। सो ये 1-2 नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी पोस्टिंग्स के अंदर बहुत अच्छे, बहुत अहम ओहदों पे काम किया है और इसलिए हम इनको भी उस में रेट कर सकते हैं जो लोग अपने बॉस के ज्यादा करीब हैं। और अभी भी इनकी ये कामयाबी है कि इन्होंने दोनों के दरमियान तवाजुन कायम रखा है। अक्सर ये होता है कि जो एक चीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं वो थोड़ा सा तवाजुन बरकरार नहीं रख पाते, लेकिन अक्सर अफसरान इस तरह के होते हैं कि वो जेल इन हो जाते हैं। तो ये उन अफसरान में से हैं कि जिन्होंने 2 चीफ्स के साथ काम किया है और इनकी पोस्टिंग्स पे अगर आप नजर डालें तो ये साबित होता है कि दोनों चीफ्स इनसे खुश रहे हैं। यानी कि इनको दोनों चीफ्स का एतमाद हासिल रहा है, ये भी इनकी एक कामयाबी है। तो इट मीन्स इनकी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद राजा, सॉरी। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो इस वक्त एनडीयू में है। तो ये कैसे इनकी क्या बैकग्राउंड है, क्या काबिलियत है? अगर ये इनका ताल्लुक भी जी अगेन पिंडी से है और ये इस वक्त एनडीयू में है, लेकिन इससे पहले ये कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं। जब जनरल फैज हमीद वहां पे गए थे तो ये कोर कमांडर पेशावर थे।
उससे पहले स्टाफ पोस्टिंग में ये आईजी कम्युनिकेशन एंड आईटी रह चुके हैं और आईएसआई में भी इन्होंने एज ए डीजी एनालिसिस सर्व किया हुआ है। वजीरिस्तान की एक डिवीजन को कमांड कर चुके हैं, तो इनका एक बड़ा डिफरेंट और बड़ा मुख्तलिफ तजर्बा है। इसके अलावा इनके बारे में एक और बात जो निहायत अहम है वो ये है कि ये एक शहीद कर्नल के बेटे हैं और इनके वालिद का नाम कर्नल सुल्तान राजा था और उनकी कहानी ये है कि वो 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान में जंग हो रही थी उस वक्त वहां वो शहीद हुए थे और उनकी डेड बॉडी वापस नहीं लाई जा सकी थी और वो वहीं पे दफन है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि एक इंडियन ऑफिसर ने काफी तहकीक के बाद इन्हें तलाश किया और जब ये ब्रिगेडियर थे तो इनको एक खत लिखा कि मैं 1971 की वॉर में दूसरी साइड से लड़ रहा था, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं एज ए प्रोफेशनल सोल्जर आपके वालिद की तारीफ करूं और आपको ये बताऊं कि वो किन हालात में थे और कहाँ पे वो दफन हुए और हमारी उनसे कैसे जंग के दौरान कम्युनिकेशन रही। सो मेरा ख्याल है कि ये एक डिफरेंट पहलू है जो इन्हें दूसरों से मुमताज करता है। और इसके अलावा इस वक्त ये एनडीयू में है जो निस्बतन एक थोड़ा सा मुख्तलिफ ओहदा समझा जाता है, लेकिन इनका प्रोफाइल इस तरह का है कि इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। if I'm not wrong, जो राहील शरीफ थे जो साबिक आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, उनके भाई भी 71 के वार के ही शहीद थे, मेजर शबीर शरीफ। जी, ये शोहदा के हवाले से पाकिस्तान फौज में काफी कम ऐसे लोग हैं कि जहां पे हमें ये मिसालें मिलती हैं कि दो भाई या बाप बेटा आला ओहदों पे पहुंचे हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये उन चंद नादिर मिसालों में से एक मिसाल है। ओके। और चौथे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं जो कोर कमांडर पेशावर हैं। इनका आप जरा बताएंगे क्या बैकग्राउंड है, क्या सब कुछ है पेशावराना इनका ये क्या इनका ताल्लुक जी चकवाल से है और इनकी एक हिस्ट्री है ताल्लुक की और प्रोफेशनलिज्म की जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ, क्योंकि जब ये ब्रिगेडियर थे तो उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर कोर कमांडर रावलपिंडी सरंजाम ने प्राइज दे रहे थे। उसके बाद से फिर ये इनकी प्रमोशन हो गई, ये पन्नू आकिल चले गए, वहां पे जीओसी रहे, लेकिन इनके ताल्लुकात बरकरार रहे। और उसके बाद जब जनरल फैज हमीद को आईएसआई में लाया गया तो जनरल बाजवा का ये ख्याल था कि चूंकि वो उन्होंने नया नया आर्मी चीफ का ओहदा संभाला था तो उन्हें कुछ बाएतमाद और करीबी लोगों की जरूरत थी जो उनकी चीजों को देख सकें, तो इसलिए फिर उन्हें पन्नू आकिल से आईएसआई में लाया गया था। और ये उनका एक दौर बड़ा तारीखी दौर है और सब लोग ये समझते हैं कि सियासत में और रियासत में उनका खासा किरदार रहा है और उनका नाम खासा मशहूर भी हुआ है और कई लोगों के ख्याल में मुतनाज़िया भी हुआ है, लेकिन मशहूर मेरा ख्याल है कि ज्यादा मुनासिब लफ्ज़ है। हंगामा खेज रहा है उनका कैरियर। हंगामा खेज। और चकवाल में ये लतीफाल से इनका ताल्लुक है। और जी बिल्कुल, और वहाँ पे इनकी एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी है। इनके घर के जो दूसरे अफराद हैं वो वहाँ की मुकामी सियासत के अंदर सरगर्म भी हैं और ये ख्याल किया जाता है कि वहाँ की जो मुकामी सियासत है और तरक्याती काम है उनमें इनकी फैमिली के लोगों का खासा किरदार है। इनके भाई सरदार नजफ हमीद का जो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अब नायब तहसीलदार है। जी, अच्छा। वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अब वो सरकारी मुलाजिम नहीं है। अब वो कुछ अर्सा तक तो तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमाओं में उनका शुमार होता था। ठीक है। अच्छा, अब हम इससे आगे आए तो लेफ्टिनेंट जनरल आमिर महमूद, इनका क्या वो है बैकग्राउंड, ये क्या है? ये इस वक्त जी कोर कमांडर गुजरांवाला हैं और इससे पहले ये एजुडेंट जनरल रह चुके हैं। जीएचक्यू की पोस्टिंग इनकी रही है और उससे पहले ये लाहौर में बतौर जीओसी पर अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। और यहाँ पे एक नोटेबल चीज ये है कि ये आर्मी चीफ का जो सेक्रेटेरिएट होता है COAS सेक्रेटेरिएट, उसके अंदर भी इन्होंने उससे पहले जिम्मेदारियां सर अंजाम दी थी। तो वहां से भी हमें ये चीज पता चलती है कि आर्मी चीफ का इन पर एक एतमाद है और एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है इनसे। और कहाँ से इनका ताल्लुक, क्या कोई फैमिली पस मंजर इनका भी कोई फौज से? जी, वो वक्त के साथ साथ चीजें सामने आएंगी। इनका एक बड़ी मशहूर कास्ट से ताल्लुक है
और मेरा ख्याल है कि वो इस तरह की बातें अगर थोड़ी सी अभी तक मंजर आम पे ना आए तो बेहतर है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर हैं, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी कोर कमांडर मुल्तान है। उनका क्या बैकग्राउंड है, कैसे हैं? उनके नाम में बलूच भी आता है, तो क्या बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक है, या जो साउथ पंजाब में हमारे जो बलूच लोग पाए जाते हैं, जो हमारे बहन भाई जो उस कबीले के, क्या उससे इनका ताल्लुक है, कहाँ से है? जी, ये एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है। वो बिल्कुल बलोच हैं और आजकल कोर कमांडर मुल्तान है। इससे पहले वो डीजी जॉइंट स्टाफ रह चुके हैं और उससे पहले वो डीजी मिलिट्री ट्रेनिंग और जेहलम के अंदर एक डिवीजन की कमांड कर चुके हैं। वो सरगोदा के जो बलोच हैं, जो काफ़ी अरसा पहले, काफ़ी साल पहले पंजाब माइग्रेट कर गए थे, उनसे उनका ताल्लुक है। ना तो वो बलूचिस्तान के बलोचों में से हैं, ना वो साउथ पंजाब से हैं। वो सेंट्रल पंजाब के सरगोदा से हैं और उनका भी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनकी फैमिली का और वहाँ पे उनकी एक मुकामी तौर पे एक फुटिंग भी है। ओके। और उनकी फैमिली का किससे पॉलिटिकल एफिलिएशन है, अगर आप जी, बता सकें? उसमें इनके कुछ रिश्तेदार हैं, वो पहले मुस्लिम लीग नून में थे और वहाँ से एमएनए भी इनके एक रिश्तेदार रहे और इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इनका तो खैर नहीं, ये तो पाकिस्तान आर्मी में है, लेकिन इनकी फैमिली का पॉलिटिकल बैकग्राउंड मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता रहा है। ठीक है। अब वैसे हम यहाँ पे अपने जो व्यूवर्स हैं उनके लिए वजाहत करते हैं कि जो फौज में जब आप चले जाते हैं, तो चाहे वटेवर आपकी जो भी खानदान का पस मंजर हो किसी सियासत से, लेकिन यहाँ पर कहा जाता है कि आर्मी चीफ एंड ऑफ द डे अपनी फौज से लॉयल होता है। वो हम कहते नहीं, किसी प्राइम मिनिस्टर से भी लॉयल नहीं होता। तो जो भी जिस भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की, तो उन्होंने इसका खमियाजा जरूर पाकिस्तान में वैसे भुगता है। चाहे मियां नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को लगाया हो, तो आपको पता है फिर जद्दा में कितना अरसा रहे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने लगाया ज़ियाउल हक को, तो उसने उनको अदालत से शहीद करवाया। तो ये चाहे आप कह लें जो मर्जी, लेकिन इस मुल्क में ये रवायत रही है। अ, अभी भी चलिए अब आ जाते हैं थोड़ी सी जरा वो, जिसे कहते हैं ना, मिर्च मसाले वाली भी एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। अ, माजिद जी, अब आप जो मौजूदा हालात देख रहे हैं और जो आप जितना स्टडी करते हैं फौज को, उनकी हायरार्की को, तो अगर फौज के इदारे के अंदर देखा जाए या बाहर से देखा जाए, हमारे जो अब मुल्की क़यादत इस वक्त मौजूद है, तो उसमें अब लेफ्टिनेंट फैज हमीद के आर्मी चीफ बनने के चांसेस कितने हैं? देखिए, ये 6 माह पहले या 4 महीने पहले तक तो इसका जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ था। लेकिन जैसे-जैसे हालात तब्दील हो रहे हैं तो इसके जवाब में भी तब्दीली आ रही है। मैं इस हवाले से 2 तारीखी पहलुओं को आपके सामने रखना चाहूँगा, उसके बाद उनके हवाले से अगर कोई अपना तज्ज़िया करना चाहे तो उसे आसानी होगी। जी एक तो बिल्कुल। ये है कि जो कोर कमांडर पेशावर हैं, उनमें से आज तक सिर्फ़ एक कोर कमांडर पेशावर आर्मी चीफ बन सके, उनका नाम था जनरल असलम बेग। ओके। दूसरा ये है कि डीजीआईएसआई का जो ओहदा है, उस पे रहने वाले 2 लोग आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुँचे, जिनमें एक जनरल अशफाक परवेज़ कियानी हैं और एक जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट हैं, जो कुछ वक़्त के लिए बने और फिर कुछ घंटों के खत्म हो गए, उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता। जी। सो आईएसआई में और कोर कमांडर पेशावर का जो ओहदा है, इन दोनों ओहदों से एक-एक शख्स अभी तक आर्मी चीफ बन सका है। सो एक तो इस चीज़ को हमें ज़हन में रखना चाहिए। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पे जनरल हमीद गुल की एक मिसाल देना चाहूँगा। कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि मीडिया में या अखबारात में या अवामुन्नास में आपकी पज़ीराई यकसर मुख्तलिफ होती है और इदारे के अंदर क्या सोच है या हुकूमत क्या सोच रही है, वो यकसर मुख्तलिफ होती है। सो मेरा ख़्याल है इन 2 चीज़ों को अगर हम सामने रखें तो हमें इसका जवाब तलाश करने में आसानी तो चलिए आप ये बताइए कि आपने कहा कि आज से कुछ माह पहले तक अगर इस सवाल का जवाब पूछते तो वो मुख्तलिफ होता, अब वक्त के साथ साथ तो कुछ माह पहले तक क्या जवाब होता आपका, और अब क्या जवाब है? देखिए, उसमें तो ये है कि जिस अथॉरिटी ने नया आर्मी चीफ तैयुनात करना है या उसका तकर्रुर करना है, वो पहले मुख्तलिफ थी, उनके वर्किंग रिलेशंस मुख्तलिफ थे।
इसी वजह से ये कहा जा रहा था कि वो फेवरेट उम्मीदवारों में से एक हो सकते हैं। और उसके कुछ शवाहिद और मज़ाहिर भी थे। दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी और दोनों का राब्ता बहुत अच्छा था और एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। सो इसलिए अब चूंकि वज़ीर आज़म का ओहदा ही एक नए मरहले में है, उसमें तब्दीली आ चुकी है, जो फर्द है वो तब्दील है, तो इसलिए अब इसको नए तरह से और नए तरीके से इसको एनालाइज करना पड़ेगा। उतनी कोऑर्डिनेशन भी नहीं रही, वो ओहदा भी नहीं रहा और वज़ीर आज़म भी नहीं रहे। तो ये 3 चीज़ें जब नहीं रही तो उसमें फिर तज्ज़िया थोड़ा-सा बदल जाता है। अच्छा, अब चलिए एक इस टॉपिक पे एक लास्ट वैसे क्वेश्चन कर लेता हूँ। इदारे के अंदर आप क्या समझते हैं? भी उनके लिए वैसी गर्मजोशी है जो शायद आज से तकरीबन आप कह लें 1-2 साल पहले थी? मेरे ख़्याल में ये एक बड़ा इख्तिलाफ़ी सा मौज़ू है और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि इदारे में मौजूद लोगों की हमदर्दियाँ मैटर नहीं करती। उसकी वजह है कि जो ओहदे पर मौजूद होता है, उसका हुक्म चलता है और इसी वजह से ये इंस्टीट्यूशन ताकतवर है। सो इसलिए ये कहना कि हमदर्दियों की वजह से कोई फ़र्क पड़ सकता है या हमदर्दियों की वजह से कोई मुस्बत या मनफ़ी असर पड़ेगा या पड़ सकता है, मेरा ख़्याल है ये गलत है। हमदर्दियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन उनका फ़ैसला साज़ी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अब एक सवाल और भी बता दीजिए माजिद। पाकिस्तान में जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का होता है, इसकी अब क्या सिग्निफिकेंस है और क्या ये सिर्फ शुरू से हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों से, शुरू से तो नहीं, 90s तक तो दूसरी फोर्सेस के भी जो चीफ होते थे वो सॉरी जो ऑफिसर्स होते थे वो इस ओहदे तक पहुंचते थे, लेकिन अब ये मिलिट्री जनरल्स तक ही रहता है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों फौज अपने पास ही रखती है, और अब भी इस दफा क्या इसके चांसेस है, उसका क्या, कौन कौन से ओहदों के लोग ज्यादा इस पर प्रमोट होकर पहुंचते रहे? जी, इसमें एक बड़ा इश्यू ये है कि ये ओहदा इसलिए तख्लीक किया गया था कि ये तीनों सर्विसेज़ के अंदर कोऑर्डिनेशन के काम आए और गवर्नमेंट को एक एडवाइज़री रोल प्ले करे। लेकिन वक़्त के साथ-साथ इसमें ख़ासी तब्दीलियाँ आई हैं। जनरल ज़िया उल हक के मार्शल लॉ में सबसे पहले ऐसे हुआ था। ये एक रोटेशन की पोस्ट है, यानी कि एक सरबराह मिलिट्री से होगा, आर्मी से होगा, एक एयर फ़ोर्स से होगा, एक नेवी से होगा। तो ये एक रोटेशन की पोस्ट है। लेकिन सबसे पहले ये रोटेशन जनरल ज़िया उल हक के ज़माने में ख़राब हुई, चूँकि उन्होंने मार्शल लॉ लगाया और वो खुद आर्मी चीफ थे, तो वो अपने जूनियर ऑफिसर्स को एडजस्ट करने के लिए इस पोस्ट पे कायम करते रहे। इसके बाद 1988 के बाद एक दफ़ा फिर इस पोस्ट को रोटेशन में लाया गया, जो कि इसका असूली और कानूनी हक है। और उस टाइम ये हुआ कि नेवी से एडमिरल इफ्तिखार सरोही बने, फिर आर्मी से जनरल शमीम आलम बने, फिर उसके बाद एयर फोर्स से फिरोज खान साहब बने, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है। सो 98 के बाद से फिर ये ओहदा रोटेशन से हट गया है और उसमें भी ये है कि 98 में मियां नवाज शरीफ ने जनरल मुशर्रफ को खुश करने के लिए उन्हें आर्मी चीफ भी बनाया और उसके बाद फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा भी दिया। लेकिन जब जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ खत्म हो गया, तो उसके बाद असूलन इसे फिर रोटेशन पे आना चाहिए था। लेकिन ना तो आसिफ अली जरदारी, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, इन तीनों ने इस मामले पे कोई तवज्जो दी। सो बुनियादी तौर पे ये एक रोटेशन की पोस्ट है और मेरा ये ख्याल है कि आइन और कानून के मुताबिक इसे रोटेशन में ही रहना चाहिए। अब इसमें एक जो काउंटर आर्गुमेंट है वो ये है कि चूंकि अफवाज पाकिस्तान में स्पेशली आर्मी के अंदर मिलिट्री का जो एक रोल है और कई चीफ्स को एक्सटेंशन मिलती है, इसी तरह कई दफ़ा डिक्टेटरशिप आ जाती है, तो जूनियर ऑफिसर्स को एडजस्ट करने के लिए इस पोस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। मेरा ये ख्याल है कि इस गलत रिवायत को दुरुस्त करना चाहिए और जिस तरह पाक फ़ौज अभी इस वक़्त काफ़ी ऐसे फैसले ले रही है, जो माज़ी में वो नहीं ले सके थे और वो अपनी चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जो सीट है और ये जो पोस्ट है, इसको भी रोटेशन में आना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि अब अगर कोर्स ऑफ करेक्शन की तरफ चल ही पड़े हैं तो इसको भी दुरुस्त कर लें? जी, बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी और एयर फोर्स में
कोऑर्डिनेशन की ये एक पोस्ट है कि जहाँ पे तीनों सर्विसेज की कोऑर्डिनेशन रहे। सो अगर उस कोऑर्डिनेशन के अंदर कोई बैलेंस नहीं रहता या एक ही सर्विस से लोग आते हैं, तो मेरा ख्याल है उसका फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और जो मैं जानना चाहूँगा जाने से पहले, अब जनरल कमर बाजवा ने ऐलान किया है कि वो एक मुद्दत मुलाज़मत में एक और तोसी नहीं चाहते। इसका मतलब है कि शायद कहीं न कहीं उनको लगता है कि तोसी लेना कोई इतना ऐसा इक़दाम भी नहीं है प्रोफ़ेशनली। तो अब जो एक पाकिस्तान के आर्मी एक्ट में एक तरमीम कर दी गई थी और उसमें आर्मी चीफ की जो उम्र थी वो 64 साल की हद तक तय कर दी गई कि वो 64 साल की हद तक रह सकते हैं चीफ। तो क्या आप समझते हैं कि फौज के इदारे में भी मजमूई तौर पर भी ये सोच पाई जाती है कि इस एक्सटेंशन वाले अमल को रुकना चाहिए और रिवर्स कर देना चाहिए जो आर्मी एक्ट में तरमीम थी, और वापस जो आर्मी चीफ की जो उम्र की हद है वो 60 साल मुकर्रर कर देनी चाहिए, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल की 57 इयर्स है, 57 इयर्स के बाद उसने रिटायर्ड होना है, मेजर जनरल 54 साल की उम्र में रिटायर होना है। तो क्या इस तरह की सोच अब आर्मी चीफ के ओहदे के बारे में पाई जा रही है फौज के अंदर? इस हवाले से मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ तासुर है और मेरा मुख्तलिफ ख्याल है, वो ये है कि अगेन इस तरह की अंदरूनी सोचें, अंदरूनी अफकार या अंदरूनी ख्यालात, इनका मौजूद होना एक अलग बात है और इनका फैसला साजी में ज़ाहिर होना एक अलग बात है। जहाँ तक बात है एक्सटेंशन की, तो इंटरनल लेवल पर ये काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि ये एक चेन ऑफ कमांड की फोर्स समझी जाती है और मानी जाती है। इसी वजह से शायद गपशप के मामलात में तो इस तरह की चीज़ें डिस्कस हुआ, लेकिन ऑफिशियल और फॉर्मल जगहों पर ऐसी चीज़ें डिस्कस नहीं होती और आर्मी चीफ के हवाले से जो भी फैसला हो उसे माना जाता है और उसके ऊपर डिस्कशन की गुंजाइश नहीं होती। ये एक फ़र्क थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। जो सियासत है उसके अंदर अल्टरनेट व्यूज़ होते हैं। आप कभी कुछ चीज़ों को मान लेते हैं, कभी कुछ नई चीज़ें करते हैं। लेकिन वो उस इदारे की साख्त और स्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ पर इस तरह की डिस्कशन की या अल्टरनेट व्यूज़ की गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए जो फैसले हो चुके हों या मुस्तकबिल में होने जा रहे हों, उन्हीं के साथ रह के सब लोग अपना काम करते हैं। लेकिन अगर वो इनफॉर्मल जो चिट चैट है उसमें भी देखा जाए तो उसमें क्या एक आपको आपकी रीडिंग है, इंप्रेशन है कि क्या फौज का इदारा समझता है, जो ऑफिसर्स हैं वो समझते हैं कि एक्सटेंशन के सिलसिले को रुकना चाहिए और ये दुरुस्त है या नहीं है क्या? मेरा ख्याल है जी कि वो ये जितना मसला एक्सटेंशन से और पॉलिटिकल टर्मोइल से रिलेटेड है, इसके ऊपर इतनी खुल के बात नहीं होती। तो उसकी बजाय कि डायरेक्शंस मौजूद हैं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर ओपनली बात नहीं हो सकती। सो चूँकि सब लोग अपने करियर पे फ़ोकस किए होते हैं, तो वो इस चीज़ से बचते हैं कि वो ऐसी कोई इख्तिलाफ़ी बात करके किसी मुश्किल में ना आ जाएँ। सो इसलिए वो जो ओवरऑल एक सिस्टम है, वो स्मूथली चलता रहता है। चलें, बहुत शुक्रिया माजिद, आपने वक़्त दिया। हम आने वाले दिनों में भी जब यूँ-यूँ ये आर्मी चीफ की तैनाती का मामला करीब आता जाएगा और फिर ये रेस तेज़ होती जाएगी, तो कौन रेस में कैसे कितना करीब जा रहा है, इस पर बात करने के लिए आपको हम मुस्तक़बिल में भी दावत देते रहेंगे और उम्मीद है आप हमें वक़्त देंगे। तो आपने सुना, अनसेंसर्ड गुफ्तगू सुनी आपने माजिद की, उन्होंने बताया मिलिट्री जनरल्स का बैकग्राउंड इस वक्त रेस में है, कौन क्या किसके कितने क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो इस सब पर हम आपको अपडेट करते रहेंगे आने वाले दिनों में भी। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।